हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज आज आप लोगों के बीच प्राचीन भारत से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इसके बारे में हम लोग देखेंगे और पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे। जितने भी आप लोगों को एग्जामिनेशन होगा, वनडे हो या किसी भी तरीका का एग्जामिनेशन हो, पीसीएस से लेकर के एसएससी से लेकर के दरोगा, बिहार पुलिस, एमटीएस, जितने भी एग्जामिनेशन रेलवे से होकर के हो, उसमें अति महत्वपूर्ण आप लोगों को साबित होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। जो कि इसके बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो कि विश्व के मुख्य रूप से 4 सभ्यताएं, जो कि बड़ी बड़ी सभ्यता है, जो कि एक नील की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता जो कि अफ्रीका का है, उसके बाद एक मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि ईरान की है, उसके बाद एक चाइना की सभ्यता, उसके बाद हम एक सभ्यता आता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। और भारत के प्राचीनतम सभ्यता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो किसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके खोज यानी खोज के बारे में देखेंगे कि आखिर कैसे इसके बारे में पता चला, कैसे नहीं पता चला। तो उसकी खोज के बारे में देखते हैं कि किन किन व्यक्तियों का योगदान है। तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं खोज के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग खोज के बारे में देखते हैं कि किसने किसने खोज किया था। आइए सबसे पहले देखते हैं खोज के बारे में। खोज यानी इसको किसने किसने खोजा था, खोज देखते हैं। खोज खोज तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति था जो कि पाकिस्तान का दौरे कर रहा था, यानी पाकिस्तान घूमने फिरने के लिए आया था। उन्होंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि इस क्षेत्र में कोई ना कोई एक सभ्यता है, लेकिन उनका पूरी तरह से नाम उजागर नहीं किया था, न उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया था। एक व्यक्ति का नाम आता है, हम लोग लिखते साथ में चलते हैं, आप लोग भी लिखते चलिएगा तो अच्छा रहेगा। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद पूछ करके वीडियो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। क्या है नाम उसका? चार्ल्स चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति था जो कि 1826 यानी 1826 में, कब? 1826 में इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। किसका दौरा किया था? पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान का दौरा, पाकिस्तान के क्षेत्र में आए थे घूमने। इन्होंने ऐसा फील यानी महसूस किया कि इस क्षेत्र में कोई ना कोई एक सभ्यता है, लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने नहीं दिया था। इन्होंने जिस दौरे में किया था, उसमें दौरे के दौरान एक पुस्तक लिखा था। इन्होंने दौरे के दौरान एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। नैरेटिव ऑफ जर्नी। नैरेटिव ऑफ जर्नी पुस्तक में इसके बारे में चर्चा किया था कि जब मैं दौरे कर रहा था तो उससे मुझे ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ। यानी नैरेटिव ऑफ जर्नी पुस्तक में इसके बारे में चर्चा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा किया। उसके बाद इनके द्वारा उतना विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई, तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था ब्रटन बंधु, यानी 2 भाई ही थे। दूसरा व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है ब्रटन बंधु। ब्रटन बंधु, इन्हें ब्रटन बंधु इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों भाई ही थे। एक का नाम था जेम्स ब्रटन, जेम्स ब्रटन। एक का नाम था विलियम ब्रटन, विलियम ब्रटन। 2 भाई ही थे। तो इन्होंने भी क्या किया था कि कराची से लाहौर, कराची से जो पाकिस्तान में पोत पड़ता है, यानी बंदरगाह का नाम है कराची, और लाहौर, कराची से लाहौर तक, कहां तक? यहां पड़ता है कराची। कराची, यहां से क्या करते थे, यहां से कराची से लाहौर, यहां पर लाहौर पड़ता है, हालांकि यही क्षेत्र में नहीं, मैंने जो मैप लोकेट करा ये ओरिजिनल मैप नहीं है। कराची से लाहौर, लाहौर, कराची से लाहौर तक इन्होंने क्या करा था कि रेलवे लाइन बिछाने के दौरान कुछ यहाँ से ईंटे पत्थरे कुछ यहाँ से निकले थे। इन्होंने ऐसा कुछ भवने मिले, कुछ ईंटे पत्थरे मिले। इन जो ईंटे पत्थरे मिले, इसी रेलवे लाइन में इसका प्रयोग भी किए थे,
इन लोगों भी ने ऐसा महसूस किया कि कभी प्रारंभिक समय में यानी प्राचीन समय में यहाँ ना यहाँ पर कुछ कोई एक सभ्यता थी या कोई एक भवन था या कुछ ऐसी थी। इन्होंने भी ऐसा फील यानी महसूस किया था। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जो ईंटें प्राप्त हुए थे, इस ईंटे को यहाँ पर ये लोग बिछाए भी थे यानी प्रयोग भी किए थे रेलवे लाइन के दौरान। तो दूसरा बारे में मैंने बताया, ब्रटन बंदूक के बारे में बताया, कब 1856 में। इसका कार्यकाल आप लोग लिख लीजिए 1856 के दौरान इन लोगों भी ने ऐसा महसूस किया था कि जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर कोई ना कोई एक सभ्यता थी, लेकिन इन लोगों भी उतना जानकारी विस्तृत नहीं दे पाए। इसलिए तीसरा व्यक्ति एक आता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। थर्ड व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। थर्ड व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका नाम आप लोग जानते भी हो। अलेक्जेंडर कनिंघम का कार्यकाल 1853 से 1856 तक यानी 1853 से 1856 तक था। इन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर कोई ना कोई एक सभ्यता है, लेकिन इन्होंने तीन व्यक्तियों ने पूरी तरह से इनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे पाते हैं। इसलिए इन तीनों के बारे में उतना हमें जानकारी नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि सर्वप्रथम किसने महसूस किया, तो जानना काफी जरूरी हो जाता है। उसके बाद एक फोर्थ व्यक्ति आता है जिसका नाम था सर जेम्स मार्शल। फोर्थ व्यक्ति जो कि ब्रिटिश व्यक्ति था। ये चारों के चारों सब ब्रिटिश व्यक्ति है, कोई इसमें भारतीय व्यक्ति नहीं है, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इन्होंने 1921 यानी 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड हुआ करते थे। कौन? सर जॉन मार्शल, जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, भारतीय पुरातात्विक के हेड हुआ करते थे। इन्हीं के निगरानी में सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई प्रारंभ की गई, जो कि दो भारतीय व्यक्ति को उसमें सेलेक्ट किया गया था। एक का नाम था दयाराम साहनी, एक का नाम था राखल दास बनर्जी। ये सर जॉन मार्शल क्या थे? भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड। यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी पुरातात्विक विभाग के हेड, पुरातात्विक विभाग के हेड थे। विभाग के हेड कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में दो व्यक्ति, एक का नाम था दयाराम साहनी। 1921 में एक सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह पड़ता है, यानी एक स्थल को खोज किया था जिनका नाम था हड़प्पा। हालांकि इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इनका नाम आ गया था तो मैंने बता दिया। यानी हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किए थे। कब? 1921 में। एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी 1922 यानी 1922 ईस्वी में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल जिनका नाम है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब? 1922 में, जिनका नाम है राखल दास बनर्जी। हालांकि इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। हालांकि इनका नाम लिया था तो मैंने बता दिया कि 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। उसके बाद राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके काल के बारे में। इनके काल के बारे में काफी विवाद है, काफी इतिहासकारों के बीच में हालांकि मतभेद पैदा काफी हो जाता है। कोई इतिहासकार अलग अलग टाइमिंग बताते हैं, तो उसके हम लोग काल के बारे में देखते हैं कि हालांकि काल इनका कब से कब तक था। काल यानी टाइम के बारे में हम लोग देखते हैं। काल देखते हैं। तो जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड हुआ करते थे, जो कि 1921 में, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता इतना साल पुराना है। मैं बता रहा हूँ कितना साल पुराना है। व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि 3250 से 50 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व। यानी ईसा का जन्म कब हुआ था? 1 ईस्वी में हुआ था। यानी ईसा के जन्म से 3250 साल पुराना से लेकर के 2750
2750 बीसी तक माना गया है। किसके अनुसार? सर जॉन मार्शल इतिहासकार के अनुसार इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता इतने साल पुराना है, 3250 बीसी से 2750 बीसी तक इनका कार्यकाल रहा होगा, या इतने काल के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था, वो भारतीय व्यक्ति हालांकि थे, जिनका नाम था डीपी अग्रवाल। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन 14 के अनुसार हम लोग जीवाश्म की आयु को क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग के अनुसार तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें कार्बन 14 के अनुसार एक भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल डीपी अग्रवाल जी थे, जिन्होंने कार्बन 14 के आधार पर, किसके आधार पर? कार्बन 14 के आधार पर इन्होंने बताया कि 2750 बीसी से 1700 बीसी तक इन्होंने अपना बताया। इन्होंने बताया कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2750 बीसी से 1700 बीसी तक इसका कार्यकाल माना गया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस इतिहासकार के दौरान? किस इतिहासकार के अनुसार? दौरान नहीं, अनुसार, जो कि भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था डीपी अग्रवाल के अनुसार। उसके बाद इसमें इतिहासकारों में काफी मतभेद था, तो इसे फाइनली रूप से, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2500 बीसी से इन्हें 1750 बीसी तक माना गया। कब माना गया? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इन्हें माना गया। तो हम लोग खोज के बारे में देख लिए, काल के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनके नामकरण के बारे में। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक नाम नहीं है, इसे कई नामों से जाना जाता है, जिसमें 3-4 नाम काफी प्रमुख है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं नामकरण के बारे में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नामकरण के बारे में। यहाँ पर मैंने लिखा नामकरण के बारे में, देखिएगा यहाँ नामकरण के बारे में। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल और जो कि उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए वो सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास जो सहायक नदियां थी वहां से प्राप्त हुए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जाना जाता है, इसे क्यों नाम पड़ा, आप लोगों को पता चल गया। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी और इसके आसपास जितने भी स्थल प्राप्त हुए सिंधु घाटी, हालांकि उसी क्षेत्र में स्थल इसका और कुछ उपकरण प्राप्त हुए, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा। उसके बाद जो कि वहां पर कुछ समय, अब वर्तमान समय में सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो चुकी है, पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, तो सिंधु के साथ साथ सरस्वती नदी के आसपास भी कुछ इसके स्थल प्राप्त हुए, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह का सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था, इसीलिए इसका नाम सर्वप्रथम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम, एक और नाम है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। कई पुस्तक में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम न देकर के कभी कभी हड़प्पा सभ्यता का नाम से बना दिया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने अभी 3 चीजों के बारे में चर्चा किया, पहला खोज के बारे में, उसके बाद काल के बारे में, उसके बाद नामकरण के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके विशेषता के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। विशेषता हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं विशेषता के बारे में। विशेषता के बारे में यानी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विशेषता के बारे में, विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह एक सिंधु घाटी सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कहने का मकसद ये हुआ कि जिस समय, अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से नगर में सड़क हो, अच्छी नालियों की व्यवस्था हो, पानी निकालने की अच्छी तरीका हो, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा व्यवस्था था, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका विशेषता हालांकि बारे में बता रहे हैं।
उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एक कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन। कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता कहने का मकसद यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा मात्रा में कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांसा कैसे बनता है? आप लोग इसमें केमिस्ट्री में पढ़िएगा। कांसा किससे किससे बनता है? दो धातुओं से मिलकर बना होता है कांसा किससे बना होता है? कांसा दो धातुओं से मिलकर बना होता है। देखिए, एक होता है टीन से मिलकर बना होता है कांसा, एक बना होता है तांबा। यानी कांसा टीन और तांबा से मिलकर बना होता है कांसा, जो कि उस समय काफी मात्रा में कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता के रूप में हम आगे बढ़ते चर्चा करते हैं। इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक इसे क्या कहा जाता है? इसे आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? इतिहास में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें तीन प्रकार के होते हैं, जो कि होता है, पहले होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है दूसरा आद्य ऐतिहासिक। पहले मैंने बताया प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब यह होता है कि उस समय किसी भी प्रकार के लिपि और न लिखित साक्ष्य की जानकारी हो, न मिला हो, न उसे पढ़ा गया हो, उसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक किसे बोलते हैं? न किसी प्रकार के लिखित लिपि, न उसे पढ़ा गया हो, न किसी प्रकार के लिखित लिपि के मिला हो, न उसे पढ़ा गया हो, उसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक लिखित लिपि तो मिला गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया हो, उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, जो कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक में आता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये होता है लिखित लिपि तो मिला हुआ है लेकिन उसे अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया हो, उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या बोलते हैं? जो कि लिखित लिपि और मिला हो लेकिन उसे पढ़ा भी गया हो, लिखित लिपि के साथ साथ उसे पढ़ा भी गया हो, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। इसके बारे में समझ लिए कि इतिहास में हम लोग तीन को पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक में आएगा। हम लोग इसमें देख लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है? व्यापार प्रधान। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले आप लोग प्राचीन सभ्यता में हम लोग देखेंगे तो हम लोग कृषि प्रधान हुआ करते थे, यानी हम लोग कृषि पर आश्रित थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिला। इसमें काफी से काफी लोग व्यापार करने में उन्नत थे, इसीलिए इसे व्यापार प्रधान कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? व्यापार प्रधान है। व्यापार प्रधान क्या है? व्यापार प्रधान है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक व्यापार प्रधान है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता का मतलब उस समय किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का ऐसा देखने को नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काफी शांति प्रिय सभ्यता थी। इसे शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता का मतलब किसी भी प्रकार के क्या बोलते हैं, अस्त्र और शस्त्र का हम लोगों का प्रमाण नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग इसे शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा किए। उसके बाद हम लोग देखते हैं विशेषता के बाद इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखते हैं उद्भव के बारे में। किसके बारे में देखें? उद्भव के बारे में देखें। उद्भव यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उद्भव के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कुछ इसमें विदेशी इतिहासकार, अभी जैसे हम लोग देखेंगे जितनी खोज के बारे में किए सब विदेशी इतिहासकार थे, तो कुछ इसमें विदेशी इतिहासकार का मानना था कि जिस प्रकार से अभी हम भारत के एक मैप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं छोटा सा, मान लीजिए हमारा क्या है? भारत है। क्या है हमारा? भारत है। भारत है। भारत के जस्ट बगल में आ जाएगा तो यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बगल में यहाँ पर पड़ता है ईरान। ईरान के बाद में पड़ता है यहाँ पे इराक के बाद यहाँ पर पड़ता है ईरान। ईरान में एक सभ्यता हुआ करती थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया यहाँ पर पड़ता था ईरान में पड़ता था, इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता पड़ता था। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर अफ्रीका महादेश शुरू हो जाता था।
अफ्रीका महादेश में मिस्र में एक नील नदी बहती थी। यहाँ पर नील की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता पाई जाती थी। तो विदेशी इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि मेसोपोटामिया सभ्यता में एक सभ्यता हुआ करती थी जिसका नाम था सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता, कौन सा सभ्यता? सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता। तो विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन की सभ्यता के लोग रहते थे। यही लोग जो क्या हुए, यहाँ से हटकर निकल करके यहाँ पर जाकर के क्या हुए, निवास करने लगे और इन्हीं लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो विदेशी इतिहासकार हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं विदेशी मत। यहाँ से देखते हैं विदेशी मत। विदेशी मत में बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन के लोग आकर बस गए। सुमेरियन के लोगों के द्वारा विकास हुआ। ऐसा विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि जो कि सुमेरियन के लोग थे, यहाँ पर जाकर के क्या बोलते, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर वाले भाग पर जाकर के बस गए और इन्हीं लोगों के द्वारा क्या हुआ कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसमें विदेशी मत में बहुत सारे इतिहासकार इसका समर्थन किए थे, जैसे में सर जॉन मार्शल जो कि पुरातात्विक विभाग के हेड थे, मार्शल। व्हीलर एक इतिहासकार थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का इतिहासकार थे। चाइल्ड। इसी तरह से बहुत सारे विदेशी इतिहासकार का ऐसा मानना था कि ये लोग विदेशी ही थे, न कि भारतीय थे। कुछ इसमें स्थानीय लोगों को मत इसमें देखते हैं, यानी भारतीय लोगों को मत देखते हैं, यानी स्थानीय मत। कुछ इसमें भारतीय इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि नहीं, ये लोग सुमेरियन के लोग आकर यहाँ पर नहीं बसे थे, ये लोग भारतीय ही थे। यानी भारतीय में कुछ ऐसा जनजाति थे या उन्हीं लोगों के द्वारा इसका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया गया था, विकास किया गया था। जो कि दयाराम साहनी, यहाँ पर राखालदास बनर्जी थे। हाँ, राखालदास बनर्जी का ऐसा मानना था कि एक द्रविड़ जाति हुआ करती थी। द्रविड़ जाति क्या हुआ करती थी? एक द्रविड़ जाति हुआ करती थी। द्रविड़ जाति यहाँ पर आकर के बस गई और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया गया था, विकास किया गया था। हालांकि द्रविड़ जाति की यहाँ पर मानना, द्रविड़ जाति के लोग आकर के बस गए और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो द्रविड़ जाति के लोगों का समर्थन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी किया था। राखालदास बनर्जी ने किया था। राखालदास बनर्जी कि द्रविड़ जाति के लोग आकर के बस गए, इन्हीं लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद एक आर्य, यानी कुछ भारतीय इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि आर्यों के द्वारा क्या किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया गया था। तो आर्य के समर्थन कौन थे? आर्य के समर्थक एक रामचंद्र थे, टी.एन. रामचंद्र को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, टी.एन. रामचंद्र का ऐसा मानना था कि जो कि आर्य लोग थे वहीं पर आकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में यहाँ पर आकर के आर्य लोग बस गए और उन्हीं लोगों के द्वारा क्या किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर विकास किया गया। हालांकि इनका आर्य लोगों का, इनका रामचंद्र के द्वारा जो माना गया आर्य लोगों का, इनका समर्थन हालांकि गलत में काटा जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता को प्राचीन सभ्यता माना जाता था। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो ऐसा पता चला कि नहीं, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की सभ्यता नहीं है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में माना जाता है। और इसमें एक और देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी विस्तृत थे, यानी नगरीकृत थे, यानी नगर में रहने वाले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर उसके बाद देखा गया कि ये लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले थे। तो ऐसा मत इतिहासकारों का माना गया कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विकास अगर आर्य लोग किए थे तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो लोग काफी नगरीकृत थे, नगर में रहते थे, यानी शहर वाले थे। तो आर्य के लोग झोपड़पट्टी में क्यों रहने लगे? इसी को विवाद को लेते हुए आर्य सभ्यता को हालांकि यहाँ पर कट किया जाता है, यहाँ पर विदेश यानी इतिहासकारों के यहाँ पर गलत माना जाता है। तो इसे यहाँ पर इतिहासकारों का यहाँ पर मत गलत माना जाता है। तो देखते हैं उसके बाद हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हम लोग देखें उद्भव देखा, हमने विशेषता के बारे में चर्चा किया, खोज के बारे में चर्चा किया, काल के बारे में चर्चा किया, नामकरण के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में विस्तार के बारे में देखते हैं।
आइए सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं, इसका विस्तार देखते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। विस्तार विस्तार हम लोग विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। विस्तार, तो विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग एक भारत का मैप बनाना होगा हमें। आइए यहाँ पर देखते हैं, भारत का मैप बनाते हैं। यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद यहाँ पर उत्तरोत्तर और भारत वाला क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद उत्तराखंड वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, सिक्किम वाला क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र हो गया, त्रिपुरा, और ये हमारा भारत बन गया। हमने एक भारत को बनाया, भारत के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मैप के जरिए विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ता है मादा, यहाँ पर एक जगह पड़ेगा मादा। मादा एक जगह पड़ता है जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है आलमगीरपुर। यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है आलमगीरपुर। जो कि हिंडन नदी के किनारे पड़ता है स्थित। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि हिंडन नदी के किनारे के स्थित है। उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र हम आते हैं, तो महाराष्ट्र में देखते हैं एक जगह पड़ता है जिसका नाम है दायमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी। तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पर है? यूपी में। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने 3 बताए, जो कि मादा है, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है दायमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में एक जगह पड़ता है सुक्का गेंडोर एक जगह पड़ता है, सुक्का गेंडोर, जो कि दास्य नदी के किनारे स्थित है। दास्य नदी के किनारे। अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्रिएट होगा। जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से हम एक इस तरह से एक त्रिभुजाकार ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको सारे लाइनों को हम मिलाते हैं। मिला दिए ना। तो जो क्षेत्र बना, ये जो हमारा क्षेत्र बना, यही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था। इसी क्षेत्र में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? विकसित हुआ था। इसी क्षेत्र में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत हुआ था, जो कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या था? फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने किलोमीटर में फैला हुआ था? तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में किया हुआ था, फैला हुआ था। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछ देगा कि सबसे उत्तरतम यानी उत्तर वाला भाग कौन सा है? मादा है, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर वाला स्थान क्या है? मादा है। किस राज्य में पड़ता है? तो भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे है। उसके बाद पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? आलमगीरपुर पड़ता है। भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। आप लोगों से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण वाला स्थान कौन सा है? तो दायमाबाद है। किस राज्य में भारत का पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी वाला भाग कौन सा है? पश्चिमी वाला भाग पूछेगा तो सुक्का गेंडोर है। किस नदी के किनारे है? तो दास्य नदी के किनारे है। किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ पर पाकिस्तान के प्रांत पड़ता है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत पड़ता है। हालांकि इसमें देखेंगे कि सिंधु प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत में काफी हम लोग जगह भी देखेंगे। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को पड़ता है सुक्का गेंडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कौन सा? पश्चिमोत्तर भाग है। हमने देखा इसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हमने किया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से इसका उत्तर से दक्षिण
उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 1400 किलोमीटर तक था। 1400 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है, तो 1400 किलोमीटर तक क्या है, विस्तार इसका फैला हुआ है। इसके बाद पूर्व से पश्चिम तक अगर हम लोग इसका विस्तार देखते हैं तो 1600 किलोमीटर स्क्वायर, 1600 किलोमीटर तक इसका फैला हुआ है। तो कभी कभी पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक कितना है, तो 1600 किलोमीटर। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 3 देशों में विस्तृत है। 3 देशों में कौन कौन सा देश, पहला देखिए, पहला देश का नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान में विस्तृत है। उसके बाद दूसरा अफगानिस्तान में विस्तृत है, अफगानिस्तान में विस्तृत है, अफगानिस्तान में विस्तृत है। तीसरा जो कि है हमारा प्यारा सा भारत में विस्तृत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से 3 देशों में विस्तृत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हमारा भारत में स्थित है। स्वतंत्रता से पहले भारत को स्वतंत्र कब किया गया था और स्वतंत्रता कब मिली थी, आप लोग इसे बताइएगा। स्वतंत्रता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य रूप से 40-85 स्थल खोजे गए थे। स्वतंत्रता से पूर्व, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, स्वतंत्रता से पूर्व खोजे गए स्थल, खोजे गए स्थल मुख्य रूप से 40-85 थे। कितना थे, 40 से 85 थे। 40 से 85 स्वतंत्रता से पूर्व इतना ही स्थल खोजा गया था, लेकिन स्वतंत्रता बाद, यानी स्वतंत्रता बाद खोजा गया स्थल। स्वतंत्रता बाद देखा गया कि 1500 प्लस स्थलों को क्या किया गया था, खोजा गया था। तो स्वतंत्रता पूर्व देखा गया था 40-85 स्थल खोजा गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1500 प्लस यानी 1500 से ज्यादा स्थलों को खोजा गया था, जिसमें से कि इसमें से भारत में लगभग 900 से ज्यादा यहाँ पर स्थल भारत से खोजे गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान से मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही स्थल को खोजा गया था, इसीलिए अफगानिस्तान में उतना महत्व नहीं है। कभी कभी परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी कभी पूछ लेता है कि अफगानिस्तान में मुख्य रूप से कौन कौन सा स्थल खोजा गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान में मुख्य रूप से 600 से ज्यादा स्थल को खोजा गया था। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से 1500 से ज्यादा स्थलों की खुदाई की गई थी या खोजा गया था, जिसमें से कि 900 भारत में, 2 अफगानिस्तान में, उसके बाद 600 पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि भारत में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है राखीगढ़ी, हरियाणा में पड़ता है, जो कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल खोजा गया था, जिसका नाम है राखीगढ़ी। हालांकि उसको पढ़ने के दौरान हम लोग पढ़ेंगे उसके, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ। उसके बाद पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल यही था। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी और किस व्यक्ति ने किया था। अभी जस्ट मैंने पीछे वाला स्लाइड पर मैंने बताया, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग इसे कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा कैसा लगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करके बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा। धन्यवाद।